आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधार के बारे में। यानी किसी भी क्षेत्र का या किसी भी प्रदेश का आर्थिक आधार जो है वो उसकी प्रगति का क्या होता है, परिचायक होता है। तो इसी प्रगति के परिचायक को आज हम हमारी इस अध्ययन की कड़ी में देखते हैं कि एशिया महाद्वीप जो कि संपूर्ण विश्व में अनेक विभिन्नताएं लिए हुए हैं, तो उसके आर्थिक आधार यानी उसका इकोनॉमी की बेस क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने एक लाइन बोली कि एशिया महाद्वीप जो है वो संपूर्ण विश्व में अनेक विविधताओं से युक्त है। क्योंकि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अपने विश्व के संपूर्ण महाद्वीपों में प्रथम स्थान रखता है, तो वहीं यह जनसंख्या की दृष्टि से भी संपूर्ण विश्व में पहला स्थान रखता है। जहाँ इसमें भौतिक विभागों की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप जो है वो क्या है, विभिन्न विविधताओं से युक्त है। तो उसी आधार पे इसमें अनेक आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अनेक क्या है, विविधताएं लिए हुए एशिया महाद्वीप अपना स्थान विश्व में रखता है। तो सबसे पहले किसी भी क्षेत्र का मैंने आपको बताया कि आर्थिक आधार जो होता है वो उसकी प्रगति का परिचायक होता है। यानी उस क्षेत्र में चाहे आप कृषि देख लीजिए, उद्योग देख लीजिए, चाहे उसकी परिवहन व्यवस्था देख लीजिए, वो जो जिस प्रगति पे है या जिस दृष्टि से उसने अपने आप को विकसित किया हुआ है, वो क्या है, उस महाद्वीप का या उस क्षेत्र या उस प्रदेश का क्या होता है, एक प्रगति का परिचायक होता है। और वो आर्थिक आधार ही इस परिचय को प्रस्तुत करता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में आर्थिक आधार हम देखते हैं तो मुख्य रूप से आती है कृषि, देन आता है उद्योग, एंड देन अपन देखते हैं खनिज एवं शक्ति संसाधन। इन आर्थिक आधारों में यानी कृषि, उद्योग, खनिज एवं शक्ति संसाधन, लेकिन इसके अलावा परिवहन है, ये भी क्या है, मुख्य यहाँ का आर्थिक आधार है। तो इन आर्थिक आधारों में सबसे पहले हम देखते हैं कृषि के बारे में। यानी आज एशिया के आर्थिक आधारों में हम जो अध्ययन करेंगे वो किसको लेकर के करेंगे, कृषि को लेकर के। तो कृषि को हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जहाँ अनेक विविधताओं से युक्त भौतिक दशाएं हैं, जहाँ जनसंख्या की दृष्टि से भी सघन जनसंख्या निवास करती है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप की कृषि जो है वो विकास का महत्वपूर्ण आधार है। यानी ये क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, कृषि। यानी कृषि जो है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ सघन जनसंख्या जो निवास करती है उसके भरण पोषण से लेकर के उसकी अन्य आवश्यकताओं एवं उनके द्वारा जो लगाए जाने वाले उद्योग धंधे हैं, यहाँ तक भी कृषि जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण परिचायक है। किसकी, एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधारों की। यानी एशिया महाद्वीप में कृषि जो है वो मुख्य रूप से की जाती है और यहाँ निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो भी क्या है, कृषि पे पूर्ण रूप से डिपेंड है। यानी हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में कृषि जो है वो ना केवल आर्थिक आधार है, यानी अकेला महत्वपूर्ण आर्थिक आधार ही नहीं है, इसकी आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित भी करता है। कौन, यहाँ की जाने वाली कृषि जो है। अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो कृषि की जाती है वो किस किस प्रकार की जाती है, या इससे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ कृषि जो की जाती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो कृषि की जाती है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रचलित विशेषताएं, यानी जिस समय से एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है, यानी जैसे जैसे मनुष्य ने यहाँ निवास करना शुरू किया है और जब से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो मनुष्य ने जिस प्रकार से कृषि करना शुरू किया था उस समय से लेकर के आज तक कृषि क्या है, यहाँ उत्पन्न होती है या कृषि कार्य यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ अन्य जो विशेषता आती है वो आती है उपनिवेशिक कालों की भी इफेक्ट यहाँ की कृषि पे हुआ है। यानी जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति की है वैसे वैसे कृषि को भी या कृषि करने के जो तरीके हैं उनको भी मनुष्य ने डेवलप किया है या विकसित किया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में तो यहाँ की कृषि जो है वो क्या है, वातावरण से पूर्ण रूप से प्रभावित है। जिस प्रकार की वातावरणीय दशाएं यानी मानसून एशिया अगर है तो उसमें मानसून दशाओं का प्रभाव रहता है। और अगर
एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग जहाँ मरुस्थल मुख्य रूप से पाया जाता है, तो वो जो वायुमंडलीय या वातावरणीय दशाएं हैं वो भी क्या है, यहाँ की कृषि पे इफेक्ट डालती है। यानी उस वातावरण के हिसाब से ही क्या की जाती है, कृषि की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ की कृषि के ऊपर जो है वो जनसंख्या का दबाव भी रहता है। यानी एशिया महाद्वीप में जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है, तो वो सघन जनसंख्या भी क्या करती है, यहाँ की कृषि के ऊपर पूर्ण रूप से इफेक्ट डालती है। और कोई भी प्रदेश जो होता है वो सबसे पहले वहाँ निवासित जो मनुष्य है या निवासित जनसंख्या है उसके भरण पोषण की आवश्यकता जो होती है उसको पूर्ण करता है। देन वो अपनी अन्य जो आवश्यकताएं होती है या उस कृषि उत्पादन को बाहर भेजना है या उसका व्यापार करना है तो उसके बारे में सोचता है। यानी यहाँ की जनसंख्या का क्या है, इस क्षेत्र में की जाने वाली कृषि के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव है या प्रभाव है। अब हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में की जाने वाली जो कृषि है उनके प्रकारों के बारे में कि किस किस प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। तो इसमें देखिए नंबर 1 जो आती है वो आती है प्रारंभिक जीविका कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किस प्रकार की कृषि है कि अपना जीवन यापन करने हेतु जो कृषि की जाए वो कौन सी कृषि होती है, प्रारंभिक जीविका कृषि। यानी मनुष्य जो है वो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या भोजन संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो कृषि करता है वो कौन सी कृषि होती है, प्रारंभिक जीविका कृषि। इवन यहाँ तक कि मनुष्य बहुत बार जो है वो पूर्ण आवश्यकताएं भी अपनी उस कृषि से नहीं कर पाता है, उसकी भी आवश्यकताएं बाहर से उसको लेकर के करनी पड़ती है या उसको लेनी पड़ती है बाहर से भी फसलें। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसका उद्देश्य कृषि करने का क्या होगा, अपने जीवन यापन को अर्जित करना। तो यह कृषि भी क्या होती है, 2 प्रकार की कृषि होती है। नंबर 1 होती है स्थानांतरित कृषि और नंबर 2 होती है स्थानाबद्ध कृषि। मैंने एक दिन आपके सामने पहले भी ये लाइन बोली थी कि भूगोल के अंदर सबसे पहले आपको तथ्य या फैक्ट्स जो होते हैं वो समझ में आने चाहिए, देन आप इसकी डिटेलिंग जो है वो आप समझ में आपको आएगी। और इसको समझने के लिए आप इसके शब्दों पे जरूर जाइएगा, उस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। जैसा कि इसका नाम मैंने लिखा हुआ है स्थानांतरित, जीवन निर्वाह कृषि है, लेकिन यह भी 2 प्रकार की है। एक तो है स्थानांतरित यानी एक जगह से दूसरे जगह पे स्थान बदल बदल के जब मनुष्य के द्वारा कृषि की जाती है तो वो कौन सी कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि। और इस प्रकार की जो कृषि है वो एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो आंतरिक पठारी एवं पहाड़ी भाग हैं उन पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में मुख्य रूप से आदिवासी लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, आदिवासी जातियों के द्वारा जो है वह यह कृषि की जाती है। और इस कृषि को यानी वो कोई भी क्षेत्र में वहाँ की वनस्पति को जला करके नष्ट कर देते हैं और वहाँ की भूमि को जो है वो अपने कृषि योग्य बना लेते हैं और उस कृषि पे लगातार जो है वो 2 या 3 साल कृषि करते हैं और उसके बाद उस स्थान को छोड़ करके नेक्स्ट अगली जगह पे वो अपना स्थानांतरण कर लेते हैं। और उसी प्रकार से जैसा कि उन्होंने पिछली भूमि पे किया था कि वृक्षों को जला करके उस कृषि को उस भूमि को अपने कृषि योग्य बना लिया था, तो उसी प्रक्रिया के द्वारा वो नेक्स्ट अपनी भूमि तैयार करते हैं। तो इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि। लेकिन इस स्थानांतरित कृषि के भी कुछ स्थानीय नाम है, यानी पर्टिकुलर उन्हीं क्षेत्रों में उनको उस नाम से जाना जाता है। जैसे भारत, और भारत के भी जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, कौन से, उत्तरी पूर्वी राज्य बोल सकते हैं या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको कहा जाता है झुमिंग। श्रीलंका में इसको कहा जाता है चेन्ना। म्यांमार या इसका पुराना नाम बर्मा, जिसमें इसे क्या कहा जाता है, तुंग्या। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग। यानी ये किसके नाम है, स्थानांतरित कृषि के ही स्थानीय नाम है। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को क्या जाता है, कैंगिन। जबकि इसके अलावा इंडोचीन में स्थानांतरित जो कृषि है उसको राई नाम से जाना जाता है। और ये नाम विशेष रूप से आप ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से संबंधित आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या महाविद्यालय लेवल के भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ये क्या है, इनके स्थानीय नाम है कि स्थानांतरित कृषि को इन नामों से
जाना जाता है। और इसका क्षेत्र मैंने आपको बताया कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उसके भी आंतरिक जो पठारी एवं पहाड़ी भाग हैं उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। हालांकि इस कृषि के द्वारा जो है वो भूमि की उत्पादकता धीरे धीरे खत्म होती है। साथ ही साथ वनस्पति भी हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा वनस्पति को जला करके नष्ट कर दिया गया, देन उसको छोड़ करके दूसरी जगह पे उसने भी वनस्पति नष्ट करनी चाहिए। तो ये क्या है, धीरे धीरे वनस्पति का भी नाश करने का एक कारण बन रहा है। तो सरकार के द्वारा जो है वो इस कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बंद करने की कोशिश की जा रही है कि स्थानांतरित कृषि ना करके किस प्रकार की कृषि की जाए, स्थानाबद्ध कृषि। यानी जहाँ एशिया महाद्वीप में स्थानांतरित कृषि की जाती है वहाँ स्थानाबद्ध कृषि भी की जाती है कि मनुष्य के द्वारा अपना एक लिमिट का स्थान होगा, उसकी लिमिट की ही आवश्यकताएं होगी। कौन सी? कि अपने सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन के लिए जो है वो कृषि कर रहा है, लेकिन वो स्थानाबद्ध कर रहा है, यानी एक अपने लिमिटेड क्षेत्र में कर रहा है, ना कि जगह बदल बदल के कर रहा है। और इस अगर कृषि में हम देखते हैं तो मोटे अनाज जो है वो मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि की तरह जो है वो अलग अलग जगहों पे ना जा करके एक अपने लिमिटेड स्थान में कृषि की जाती है, और वो भी कौन से? मोटे अनाज मुख्य रूप से इसमें उत्पादित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये किस प्रकार की कृषि की? एक लिमिट स्थान में, और ये भी उन क्षेत्रों में जहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है, यानी वहाँ के निवासित जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अपनी जीविका पार्जन के लिए उनके छोटे छोटे खेत होते हैं, लिमिट के पास उनके पास भूमि होती है, लेकिन वो अपना एक जगह पे रह करके अपना फसल चक्र अपनाते हुए वो क्या करते हैं? कृषि करते हैं। तो ये हो गई प्रारंभिक जीविका कृषि। देन हम देखते हैं गहन जीविका कृषि, यानी जिस प्रकार से अपनी जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं यानी अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के द्वारा कौन सी कृषि की जा रही थी? प्रारंभिक जीविका कृषि। वैसे ही गहन जीविका कृषि उसके द्वारा की जाती है जहां एशिया महाद्वीप में समतल मैदानी भाग हैं। ये तो कौन से भाग थे? पहाड़ी एवं पठारी भाग थे। जबकि जहां समतल मैदानी भाग है और गहन जनसंख्या का जहां निवास है वहाँ किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन जीविका कृषि की जाती है। और इस कृषि के द्वारा जो है ये लोग क्या करते हैं? अपनी जीविकोपार्जन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये वाणिज्यिक कृषि भी करते हैं, यानी व्यापार के उद्देश्य हेतु भी इन लोगों के द्वारा कृषि की जाती है। तो यह कृषि भी क्या है कि इसमें जो कृषि उपज होता है, यानी अलग अलग फसलें जो उत्पादित की जाती हैं उसके आधार पे ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है चावल गहन कृषि और एक होती है मिश्रित गहन कृषि। इसमें भी आप नाम पे जाइएगा। चावल गहन यानी ऐसे क्षेत्र जहां चावल के उपयुक्त जो वायुमंडलीय दशाएं उपस्थित होती हैं, यानी चावल की कृषि के लिए जहां 20 से 25 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए, समतल मैदानी भाग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या मतलब लेबर इस कृषि के लिए चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ उस क्षेत्र के अंदर यानी जहाँ उपयुक्त दशाएं चावल के लिए होगी वहाँ क्या की जाएगी? मुख्य रूप से चावल उत्पादित किए जाएंगे। और इसके जो क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग, या हम कह सकते हैं कि एशिया के जो डेल्टाई भाग हैं उनमें कौन सी कृषि की जाती है? चावल गहन कृषि। जबकि जहाँ गेहूँ, कपास, गन्ना इस प्रकार की कृषि जहाँ की जाती है, यानी मिक्स रूप से जहाँ कृषि की जाती है वो कौन सी कृषि? मिश्रित गहन कृषि। यानी वो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कृषि करेंगे जबकि अपने व्यापार के लिए भी कृषि करेंगे। तो वो कौन सी कृषि? वो कहलाएगी मिश्रित गहन कृषि। और इसमें मैंने बताया कि धीरे धीरे जो है इस मिश्रित गहन कृषि का क्या है? महत्व बढ़ता जा रहा है। जहाँ अकेला चावल जो उत्पादित किया जाता था उसके अलावा जहाँ मिश्रित प्रकार की कृषि उत्पादित की जा रही है उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि एशिया महाद्वीप के वे क्षेत्र
जहाँ चावल उत्पादित किया जाता है उन क्षेत्रों को चावल संस्कृति या राइस कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और इन क्षेत्रों में आते हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी या डेल्टाई जो क्षेत्र हैं वो आते हैं चावल गहन कृषि में। नेक्स्ट नंबर 3 आती है वाणिज्यिक कृषि। कौन सी कृषि? वाणिज्यिक कृषि, जहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्य जो है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि करता है। देन मैंने आपको बताया कि वो अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ क्या करने लग गया है, थोड़ा व्यापार भी करने लग गया है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जब एशिया के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो कृषि करना क्या है, व्यापार करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ व्यापार के हिसाब से जब मनुष्य के द्वारा कृषि की जाए तो वो कौन सी कृषि कहलाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। और वाणिज्यिक कृषि भी अगर हम देखते हैं तो 2 प्रकार की होती है, जैसे एक होती है रोपण कृषि और एक होती है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। यानी एक होती है रोपण कृषि और एक होती है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। रोपण कृषि वो कृषि होती है जहां एक बार फसल को बो दिया जाता है और उसके बाद कई वर्षों तक उससे जो है वो फसल प्राप्त की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए चाय, इसके अलावा गन्ना, रबड़, ये किस प्रकार की कृषि है, रोपण कृषि है। यानी एक बार फसल बो दी और उसके बाद कई वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। जबकि जिसमें रोपण कृषि भी हो, यानी ऐसी फसल भी हो कि जिसको एक बार बो दिया गया और उससे कई सालों तक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन हर साल भी बोई जाने वाली फसल जब बोई जाए और उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाणिज्य यानी व्यापार करना जिसका उद्देश्य है, तो वो कौन सी कृषि कहलाती है, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं तो चावल है, गेहूं है, वो भी क्या है, मिश्रित वाणिज्यिक कृषि में आता है। जैसे थाईलैंड का भाग जहाँ है, मेकांग, इरावदी नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है, उसमें मुख्य रूप से जो है वो चावल भी उत्पादित किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना। यानी वो किस प्रकार की कृषि है, वाणिज्यिक कृषि। और वाणिज्यिक कृषि के बाद हम देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। यानी भूमध्य जो सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे सबसे पहले जब मैंने एशिया महाद्वीप के परिचय में या इसके पॉलिटिकल मैप को जब मैंने आपको बताया था तो वो आपको याद भी होगा कि भूमध्य सागर के आसपास जो एशिया महाद्वीप के देश हैं, टर्की, जॉर्डन, इजराइल, इन देशों में की जाने वाली जो कृषि है जिसे भूमध्य सागरीय कृषि कहा गया है। और इस कृषि की मुख्य विशेषता कि इसमें रसदार फल, एक दिन मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया था कि रसदार फलों की कृषि जो है वो भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है। यानी सिट्रिक एसिड वाले फलों की कृषि जहाँ की जाए तो किस प्रकार की कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। यानी रसदार फल यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। तो ये हो जाती है एशिया महाद्वीप में जो कृषि की जाती है उसके प्रकार, प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और नेक्स्ट आती है भूमध्य सागरीय कृषि। ये होते हैं कृषि के प्रकार। नेक्स्ट हम देखते हैं फसलें कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी फसलें जो है वो प्राप्त की जाती हैं। तो एशिया महाद्वीप की जो जलवायु की विविधता है, यानी भौतिक विविधता के साथ साथ जो जलवायु विविधता भी एशिया महाद्वीप रखता है, तो उस विविधता को देखते हुए इसमें 2 प्रकार की फसलें, जैसे खाद्यान्न फसलें प्राप्त की जाती हैं, तो यहाँ व्यापारिक फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। खाद्यान्न फसलें जो मनुष्य के खाने के काम में आती हैं और व्यापारिक फसलें जो मनुष्य के खाने के काम तो आती हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो है खाने का तो कम होता है, यानी खाने में तो वो कम काम में आती है, जबकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना होता है। तो वो कौन सी फसलें, व्यापारिक फसलें। जैसे खाद्यान्न में आती है चावल, गेहूँ, मक्का, जवार, बाजरा, रागी इत्यादि फसलें किस में आती है, खाद्यान्न में। जबकि व्यापारिक फसलें यानी इन फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना होता है। तो इसमें आती है चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास, जूट, गरम मसाले, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो किस में आती हैं, व्यापारिक फसलों में आती हैं। अगर हम देखते हैं खाद्यान्न के अंतर्गत, तो जैसे सबसे पहले अगर हम देखें चावल जो है वो क्या है, विश्व का
प्रमुख खाद्यान्नों के अंतर्गत आता है, यानी एशिया महाद्वीप का जो है, सॉरी विश्व का नहीं, एशिया महाद्वीप का जो है वो चावल क्या है, मुख्य खाद्यान्न है। और मुख्य खाद्यान्न होने के साथ साथ या हम कह सकते हैं कि यहाँ सघन जनसंख्या के निवास होने के कारण विश्व का 92%, कितना 92% जो है वो चावल उत्पादित करता है अकेला एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में भी अगर हम बात करते हैं तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, इनका क्या है, मुख्य स्थान है। यानी चीन देश जो है वो चावल के उत्पादन में एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान रखता है, तो वहीं भारत का दूसरा स्थान आता है और इंडोनेशिया का तीसरा स्थान आता है किसके अंतर्गत, चावल उत्पादन में। चावल उत्पादन जो है वो एशिया महाद्वीप के मुख्य रूप से जो है वो दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई भाग है, या हम कह सकते हैं कि मानसून एशिया जो है उसमें ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। जैसे यहाँ बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, इन देशों में चावल मुख्य उत्पादित किया जाता है। और चावल के बाद अगर हम देखते हैं खाद्यान्नों में, तो एशिया महाद्वीप में नंबर 2 पे आती है गेहूँ। यानी एशिया महाद्वीप के लोगों का जो है वो गेहूँ भी एक प्रमुख खाद्यान्न है। और गेहूँ के लिए उत्पादित करने के लिए जो इसकी उपयुक्त दशाएं हैं, जैसे 10 से लेकर के 20 डिग्री तक टेम्परेचर इसको चाहिए, 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक वर्षा इसको चाहिए, इसके लिए उपयुक्त ठंडी दशाएं भी होनी चाहिए, यानी ओस के दिन भी इसकी फसल के उत्पादन के लिए चाहिए। तो इस प्रकार की जो उपयुक्त दशाएं हैं वो भी एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। इसी कारण यहाँ गेहूं मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है और यहाँ के लोगों का गेहूं क्या है, चावल के बाद एक प्रमुख खाद्यान्न भी है। अगर इसमें भी उत्पादित देशों में हम देखते हैं तो चीन, भारत, पाकिस्तान और एशियाई रूस, मुख्य रूप से जो साइबेरियाई रूस के स्टेपीज जो क्षेत्र हैं उसमें गेहूं व्यापार की दृष्टि से या महत्वपूर्ण दृष्टि से जो है वो उत्पादित किया जाता है। और इसी कारण साइबेरियाई रूस जो है उसे भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भविष्य का भंडार गृह। किसको, साइबेरियाई रूस को। एक आपके लिए जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। और क्यों कहा जाता है कि यह गेहूं के उत्पादन मुख्य रूप से करता है साइबेरियाई रूस। और साइबेरियाई रूस के भी कौन से भाग, स्टेपीज जो प्रदेश हैं उसमें जो है वो गेहूं मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में खाद्यान्न फसलों में चावल, गेहूं, इनके अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार जो है ये फसलें उत्पादित की जाती है। खाद्यान्न के बाद हम देखते हैं व्यापारिक फसलें, यानी वो फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना। और इन व्यापारिक फसलों का प्रारंभ कब से होता है, 20वीं सदी से। यानी जब से 20वीं सदी से इसका प्रारंभ होता है, जब से बाहरी लोगों ने, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों ने जब उष्ण कटिबंधीय फसलों को प्राप्त करके व्यापार करना जब शुरू किया, तब से यहाँ के लोगों को ये फसलें समझ में आई कि ये फसलें हम लोग भी, हमारे चारों ओर जो उपयुक्त वातावरणीय दशाएं हैं उन दशाओं का लाभ लेते हुए हमें भी यह फसलें उत्पादित की जानी चाहिए। और उनमें सबसे पहले आती हैं चाय। चाय जो है वो एशिया महाद्वीप जो है वो संपूर्ण विश्व की सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है। और व्यापारिक फसलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है कौन सी फसल, चाय। चाय के लिए अगर हम यहाँ उत्पादित देश देखते हैं तो चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, ये सब क्या हैं, इसके चीन, भारत, इंडोनेशिया, ताइवान, ये क्या है, इसके उत्पादित क्षेत्र हैं। और इसके लिए उपयुक्त दशाएं जहाँ 10 डिग्री से 25 डिग्री तक सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। अगर हम इसकी वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा आती है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक उपयुक्त वर्षा होती है। यानी ये इसके लिए क्या है, उपयुक्त दशाएं हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई भागों में पाई जाती हैं। और चाय के समान ही कॉफ़ी, यानी चाय के समान कॉफ़ी भी जो है वो एशिया महाद्वीप की व्यापारिक फसलों में एक मुख्य स्थान रखती है। और कॉफ़ी के जो उत्पादित देश हैं उनमें भारत, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, ये क्या है, मुख्य उत्पादित देश हैं। और एशिया महाद्वीप विश्व की 10%
कॉफ़ी उत्पादित करता है? कौन? एशिया महाद्वीप संपूर्ण विश्व की। नेक्स्ट हम देखते हैं रबर, यानी एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, भारत, ये क्या है? रबर उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह रबर जो है वो भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में उत्पन्न होता है। एक पौधा हीबिया जाति का पौधा होता है जिससे यह रबर प्राप्त किया जाता है। और एशिया महाद्वीप के जो मैंने आपको देश बताए कौन कौन से, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, ये क्या है? इसके मुख्य उत्पादित देश हैं। और संपूर्ण विश्व की अगर हम बात करते हैं तो 92%, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व का सर्वाधिक रबर कौन प्राप्त करता है? एशिया महाद्वीप। और यह जो है एक प्रमुख बागानी कृषि भी है। कौन सी कृषि? बागानी कृषि। बागानी या रोपण कृषि, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक बार फसल को है जो बो दिया गया और उससे कई सालों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो यह एशिया महाद्वीप की प्रमुख बागानी कृषि भी है। और यह विश्व की 92% उत्पादन जो है वो अकेला एशिया महाद्वीप करता है। रबर के समान नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गन्ना, तो गन्ना भी क्या है? एशिया का मूल पौधा है, यानी इसकी उत्पत्ति भी एशिया महाद्वीप से ही मानी जाती है। और अगर हम इसके उत्पादित देशों के बारे में बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, फिलीपींस, ये क्या हैं? इसके उत्पादित देश हैं। और एशिया का उत्पादन जो है वो 36%, यानी विश्व का 36% उत्पादन कौन करता है? एशिया महाद्वीप। और रबर के समान गन्ने का भी सर्वाधिक जो उत्पादन है वो अकेला एशिया महाद्वीप करता है। और मैंने आपको बताया कि गन्ना क्या है? एशिया का मूल पौधा है। तो इस प्रकार ये क्या थी? महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलें थी। इसके अलावा भी जैसे कपास है, जूट है, गरम मसाले हैं, तंबाकू है, ये यहाँ की क्या है? प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं जो एशिया महाद्वीप जो है वो अपनी अनेक जलवायु युक्त, जो विविधताएं युक्त जो अपना इनका क्षेत्र है उसमें यह उत्पादित करता है और संपूर्ण विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह एशिया महाद्वीप का जो आर्थिक आधार है, और आर्थिक आधार में भी आज हमने देखा कृषि, वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो एशिया के आर्थिक आधार के नेक्स्ट उद्योग, खनिज एवं शक्ति संसाधन, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।